हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के इतिहास विषय का पहला चैप्टर इतिहास लेखन और पश्चिमी परंपरा का वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो का शुरू करते हैं। तो वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था वॉल्टियर ने आधुनिक इतिहास लेखन हेतु अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो यूरोप के 2 विचारकों के विचार हमने पढ़ लिए। अभी चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, इन्होंने इतिहास लेखन हेतु अपने क्या विचार प्रस्तुत किए। ये एक जर्मनी के दार्शनिक थे। ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि हमें इतिहास की जो अनुसंधान करते समय जो चीज़ें मिलती हैं उसकी तर्क शुद्धता से जांच की जानी चाहिए। तर्क शुद्धता यानी क्या, अच्छे से उसको व्यवस्थित ढंग से हमें देखना चाहिए कि सब कुछ सही है या नहीं है। इनका ये कहना था। और इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। यानी कि हमें जब इतिहास का अनुसंधान करते समय हमें जो प्रमाण मिलते हैं उसके अनुसार इतिहास बदलते जाता है, इनका ये कहना था। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं ये देख लीजिए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस ये ग्रंथ लिखा है। और रीजन इन हिस्ट्री यह बुक इनकी बहुत चर्चित है। ये आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी आपसे किसी ने पूछा जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल ने इतिहास लेखन के लिए क्या कहा था, तो क्या लिखना है, ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्कशुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तर्कशुद्धता यानी मैंने आपको बता दिया, अच्छे ढंग से सही से उसकी जाँच करके। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इन्होंने कुछ मत दिए हैं इस बॉक्स में, वो भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछता है। हेगल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए अथवा उसका वर्गीकरण 2 विरोधी वर्गों में करना पड़ता है। किसी भी हमें घटना का अर्थ दर्शाना है तो इनका कहना है कि उसका वर्गीकरण उसको 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता, नहीं तो हम उसे समझ नहीं पाते। इनका ऐसा मानना था। जैसे सच झूठ, अच्छा बुरा, जैसे सच है तो झूठ है, अच्छा है तो बुरा है। इस पद्धति को द्वंद्ववाद डायलेक्टिक्स कहते हैं। इस पद्धति में सबसे पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, उस सिद्धांत को काटने वाला प्रति सिद्धांत यानी कि उसका अपोजिट एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है। अब उन दोनों सिद्धांतों का तार्किक खंडन मंडन किया जाता है। इसके पश्चात दोनों सिद्धांतों का सार जिसमें समाविष्ट है उस सिद्धांत को समन्वयात्मक रचना की जाती है। मतलब एक कविता है, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, उसी कविता का मतलब समरी लिख दिया मैंने, उसको क्या कहते हैं, सार कहते हैं। वो दोनों सिद्धांतों का तार्किक खंडन मंडन करके दोनों को समझा जाता है अच्छे से। तो और उसके बाद जो सिद्धांत उसके बाद ज़्यादा महत्व रखता है उसकी क्या होती है, उसकी रचना की जाती है और दूसरे वाले को छोड़ दिया जाता है। तो चलिए अभी आगे हम चौथे विचारक के बारे में पढ़ लेते हैं। लियोपोल्ड वॉन रांके, इन्होंने इतिहास लेखन में क्या अपने मत दिए हैं इसके बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर मुख्यतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रांके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी में जो इतिहास लेखन किया जा रहा था वो बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रांके ने उसके ऊपर क्या कहा। ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लेना, आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि लियोपोल्ड वॉन रांके कौन से विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते थे, तो क्या लिखेंगे आप, बर्लिन विश्वविद्यालय। उन्होंने बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति की किस प्रकार होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था, इतिहास लेखन करते समय उसका विश्लेषण करना चाहिए, यानी अच्छे से उसकी जांच करनी चाहिए। विश्लेषण पद्धति पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि हमें इतिहास का अनुसंधान करते समय जो मूल दस्तावेज प्राप्त होते हैं लिखित रूप में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसी पर ज़्यादा बल देकर इतिहास लिखा जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ऐतिहासिक घटनाओं, अब इन्होंने क्या कहा, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित कि सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है। यह विश्वास उन्होंने क्या किया, व्यक्त किया। और उन्होंने क्या कहा, इतिहास में काल्पनिकता यानी काल्पनिक कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए, इसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। उन्होंने
उन्होंने विश्व इतिहास की संरचना पर क्या दिया था, बल दिया था लिखने पर। उनके लेखों का संकलन हमें कहाँ दिखाई देता है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रंथों में दिखाई देता है। तो इन्होंने यहाँ पे किस बात पर बल दिया है कि इतिहास में जो मूल दस्तावेज प्राप्त होते हैं उनका अधिक महत्वपूर्ण और अच्छे से जांच करा जाना चाहिए, ये आप यहाँ पे लिख देना। और उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। और ये कौन से विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते थे, बर्लिन विश्वविद्यालय। तो चलिए अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अभी आगे देखते हैं। तो चलिए अभी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास को देखने की दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। यानी कि 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स द्वारा एक सिद्धांत लिखा गया जिससे कि इतिहास को देखने का नज़रिया बदल गया। इन्होंने क्या कहा, इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। यानी कि काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास ना करें, जीवित मनुष्य जो है उनके बारे में इतिहास लिखा जाना चाहिए। मनुष्य के बीच के रिश्ते नाते और उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। यानी कि मनुष्य के बीच का क्या रिश्ता है, रिलेशन है, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं होते, सब आवश्यकता पर ही निर्भर करता है कि हमें उससे क्या चाहिए। इससे ही हमारा जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है आवश्यकताओं पर। और जिसके पास समाज में अभी देखो ज़्यादा उत्पादन के साधन, यानी कि जो ज़्यादा अमीर है वो नीचे वालों पे जुर्म करता है, ऐसा कहना है इनका, मतलब उस पर काम करवाता है उससे, ऐसा कहना है, उसका ज़्यादा दबदबा बना रहता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर्थिक शोषण करता है, जिसके पास ज़्यादा रहता है उसका आर्थिक शोषण किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, आर्थिक शोषण नहीं करता, वो काम करवाता है और बदले में उसको कुछ पैसे देता है। तो आर्थिक शोषण कहाँ से हो गया इसमें, आर्थिक शोषण तो करवाया नहीं ना। आर्थिक शोषण तो तब करते हैं जब हम उसका कुछ ले रहे हों, हम तो उससे कुछ लेते नहीं, हम काम करवाते हैं। यानी कि अभी देखिए आप अमीर हैं और कोई गरीब है, तो आप उससे काम करवा रहे हैं तो उसको पैसे दे रहे हैं, तो आर्थिक शोषण कहाँ हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जिसके पास उत्पादन के संसाधन अधिक होते हैं, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो क्या करता है, वह अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। आपको लिखने के लिए तो यही अभी याद करना पड़ेगा, बुक में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यह विचार प्रस्तुत किया। और उसका लेख कहाँ मिलता है, दास कैपिटल में मिलता है। दास कैपिटल नामक एक उन्होंने बुक लिखी है, वह विश्वविख्यात भी है। इसमें आपको इनका सारा जो इन्होंने लिखा है सब कुछ मिल जाएगा, तो कभी टाइम मिले तो इसको भी खरीद के पढ़ लेना। तो चलिए आगे देखते हैं, एनल्स प्रणाली। एनल्स प्रणाली क्या है, अब इसको देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, फ्रांस में, अब देखिए सब लोग यही बता रहे हैं इतिहास लेखन कैसे लिखा जाना चाहिए। अब इसमें भी यही बताया गया है, इतिहास लेखन कौन से ढंग से, अलग अलग प्रकार से सब लोग ने बताया, इसमें भी कुछ अलग प्रकार दिया है, वही पढ़ना है बस और कुछ नहीं। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, अब एनल्स नाम से जानी जाने वाली प्रणाली का उदय हुआ। अब एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। अब इतिहास और अलग तरीके से देखा जाने लगा। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक, अब इतिहास का अध्ययन राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं के युद्धों, इस पे से हटाकर तत्कालीन समाज में, यानी इस समय क्या चल रहा है, जलवायु क्या है, स्थानीय जन किस हालातों में हैं, किसान व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क साधनों और समाज का विभाजन और जैसे समूह की मानसिकताओं पर जैसे विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए, एनल्स प्रणाली का यह कहना था। और एनल्स प्रणाली को किसने प्रारंभ किया है, फ्रांसीसी इतिहासकारों को एनल्स प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यानी इसमें इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, 20वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या शुरू हो गया, एनल्स नाम से जाने जाने वाली प्रणाली शुरू हुई। और उस प्रणाली में क्या कहा गया, यह कि यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप, इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं और उनके युद्धों से ध्यान हटाकर, कूटनीतियों से युद्धों पर से ध्यान हटाकर तत्कालीन जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संपर्क साधनों, समाज का विभाजन और समूह की मानसिकता जैसे विषयों पर अधिक ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो चलिए अभी आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही आप धीरे ये सब पढ़ लेंगे, मेन पॉइंट आपको याद कर लेंगे, यही सब पेपर में पूछा जाएगा। जैसे कि एनल्स प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, का श्रेय, मतलब एनल्स प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो क्या आएगा, फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
तो चलिए अब स्त्रीवादी इतिहास लेखन के बारे में पढ़ते हैं। स्त्रीवादी इतिहास लेखन अर्थात क्या? यूरोप में पुरुष इतिहास लेखन लिखने में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर ज़्यादा प्रभाव और बल दिया जाता था, लेकिन स्त्रीवादी इतिहास लेखन के चलते स्त्रियों को भी इतिहास लेखन में स्थान मिला और उन्हें भी इतिहास और उनके जीवन से भी विभिन्न पहलू पर जोड़कर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया जाने लगा। फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोआ ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने फ्रांसीसी विदुषी मतलब क्या? फ्रांसीसी विद्वान सीमा द बोआ ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। मौलिक भूमिका मतलब उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी इतिहास लेखन में स्थान दिया जाना चाहिए, उनके जीवन के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। तो स्त्रीवादी इतिहास लेखन के चलते क्या हुआ? स्त्रियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे नौकरी, स्त्रियों के बारे में नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखकर इतिहास लिखा जाने लगा। और 1990 के पश्चात क्या दिखाई देता है? 1990 के पश्चात स्त्रियों को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया जाने लगा, यानी कि अब इतिहास में स्त्रियों के बारे में भी विस्तार में जानकारियाँ दी जाने लगी, उनके बारे में भी बताया जाने लगा। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से यही तात्पर्य था। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। ये आप याद कर लेना। फ्रांसीसी स्त्रीवादी इतिहास लेखन की मौलिक भूमिका किसने स्पष्ट की थी? फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोआ ने। फ्रांसीसी विद्वान सीमा द बोआ। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर भी पुनः विचार करने पर बल दिया गया। और आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि स्त्रियों के जीवन से जुड़े कौन कौन से पहलुओं पर विचार किया गया स्त्रीवादी इतिहास लेखन में? तो आप क्या लिखेंगे? उनके जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर स्त्रीवादी इतिहास लेखन में विस्तार में विचार किया गया और अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो चलिए आगे माइकल फूको के बारे में देखते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन कैसा लिखा जाना चाहिए, इस पर क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको ने एक अलग ही अवधारणा इतिहास लेखन लिखने के लिए प्रस्तुत किया और उसने अपने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह लिखा कि इतिहास की कालक्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति, कालक्रमानुसार यानी कालखंड बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास लेखन में काल के अनुसार अखंड रूप से प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति गलत है। इन्होंने क्या कहा? पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। यानी इन्होंने कहा कि अंतिम सत्य तक पहुंचना जरूरी नहीं है पुरातत्व में, जो भूतकाल में हुए परिवर्तन है उसका हमें स्पष्टीकरण करना चाहिए, ये स्पष्टीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। इस तथ्य की ओर उन्होंने ध्यान खींचने का प्रयास किया। फूको ने इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करके और इन्होंने क्या किया? इतिहास में जो परिवर्तन है, जो भूतकाल में परिवर्तन हुए हैं, उसको स्पष्ट करने पर बल दिया, ना कि अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए। अतः उन्होंने इस पद्धति को क्या कहा? ज्ञान का पुरातत्व कहा। आपसे क्या पूछा जा सकता है? इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। माइकल फूको द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो आप क्या बताएंगे? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ। और आपसे पूछा जा सकता है पुरातत्व ज्ञान का पुरातत्व क्या है? ये माइकल फूको का ज्ञान का पुरातत्व किसे कहा जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? फूको के पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, इतिहास के अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता है, अपितु भूतकाल में जो परिवर्तन हुए हैं उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। इस तथ्य की ओर उन्होंने ध्यान खींचने का प्रयास किया और इसी को क्या कहा जाता है? ज्ञान का पुरातत्व कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हिस्ट्री और अन्य विषय से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।